गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए बच्चों, इसके पहले वाले लेक्चर में हमने केमिकल काइनेटिक्स में मॉलिक्यूलरिटी को डिस्क्राइब किया था, मॉलिक्यूलरिटी को स्टडी किया था। उसमें हमने मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन देखी थी, उसके बाद मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर का डिफरेंस देखा था, बराबर, एंड मॉलिक्यूलरिटी की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे थे कि मॉलिक्यूलरिटी किस किस पर डिपेंड हुई, मॉलिक्यूलरिटी की खासियत क्या है। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन किसी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पर डिपेंडेंट नहीं रहती है। फॉर अ गिवन रिएक्शन मॉलिक्यूलरिटी इज फिक्स, क्योंकि उसका मैकेनिज्म भी फिक्स होगा। मोस्ट प्रोबेबल वे एक ही होता है किसी रिएक्शन के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबल वे मतलब मैकेनिज्म किसी रिएक्शन का एक ही है, तो उसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी फिक्स ही होगी, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप फिक्स है तो उसमें मॉलिक्यूलरिटी भी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। इसका मतलब ये है कि आप रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी नहीं बदल सकते, हाँ, लेकिन आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बदल सकते हो, बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी टोटली डिफरेंट कांसेप्ट्स है। कई बार मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर की वैल्यू सेम आती है, बस एक क्या बोलते हैं, संयोग बोल सकते हो उसे, बाकी दूसरा कुछ नहीं है। तो हमने मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के बीच में डिफरेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ मॉलिक्यूलरिटी क्या है, एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलरिटी हमने देखा है। Molecularity is a property applicable to only elementary reaction। अगर मॉलिक्यूलरिटी निकालनी हो तो ओवरऑल रिएक्शन देख के आप नहीं बता सकते, आपको मैकेनिज्म लिखना पड़ेगा। लेकिन वही आपको ऑर्डर अगर निकालनी है तो एलिमेंट्री रिएक्शन है या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इससे कुछ लेना देना नहीं है। आपको एक्सपेरिमेंट करके रेट लॉ ढूंढना पड़ेगा और फिर बाद में आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर बता सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम जा रहे हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट्स किसे कहते हैं? तो जैसे कि आपने क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन किया था, क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन में आपने देखा था कि ये अल्केन है और ये Cl2 का मॉलिक्यूल है, जिससे हम यूवी लाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं और हमें क्या मिलता है, RCl मिलता है, HCl मिलता है। तो ये ओवरऑल रिएक्शन होगी। तो when alkane is treated with chlorinic acid in presence of UV light, we will get alkyl chloride plus HCl। अब जब मैं इसका मैकेनिज्म लिखता हूं तो स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, इस क्लोरीन का डिसोसिएशन होता है होमोलिटिकली एंड हमें क्या मिलता है, क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलता है। तो Cl2 मॉलिक्यूल अंडरगो होमोलिटिक फिशन इन प्रेजेंस ऑफ UV light टू फॉर्म क्लोरीन फ्री रेडिकल। फिर सेकंड स्टेप में ये क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है वो अल्केन मॉलिक्यूल पर क्या करेंगे, अटैक करेंगे, और इन फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में अल्केन का भी बॉन्ड क्या होगा, होमोलिटिकली ब्रेक होगा। CH का बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक हो जाएगा, H फ्री रेडिकल और कार्बन फ्री रेडिकल। H फ्री रेडिकल बहुत ज्यादा रिएक्टिव है R फ्री रेडिकल की तुलना में, इसलिए H फ्री रेडिकल तुरंत Cl फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन हो जाएगा, HCl तैयार होगा और क्या तैयार होगा, R फ्री रेडिकल। अब R रेडिकल जो है अल्किल रेडिकल, वो हाइपर कन्जुगेशन इफेक्ट से प्रॉपर स्टेबलाइज हो जाता है अगर चांस मिले तो। मतलब R रेडिकल की स्टेबिलिटी H रेडिकल के तुलना में कई गुना ज्यादा है, इसलिए इसका लाइफ स्पैन भी ज्यादा होगा। तो क्या है, हमारा रिएक्टेंट है? नहीं, रिएक्टेंट साइड पर कहीं हमें R रेडिकल नहीं मिला। क्या हमारा एक प्रोडक्ट है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि R रेडिकल प्रोडक्ट साइड पे भी दिखाई नहीं देता। तो ये वो स्पीशीज है जो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिएक्शन तैयार हुई है और ऐसे अनस्टेबल रिएक्टिव। यही R रेडिकल बाद में फिर नए मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 के ऊपर अटैक करता है। इस R रेडिकल के प्रेजेंस में Cl2 का नया मॉलिक्यूल भी कैसे ब्रेक होता है, होमोलिटिकली, और क्या मिलता है, RCl एंड Cl रेडिकल। ऐसे Cl रेडिकल कंटीन्यूअसली तैयार होते जाएंगे और मैकेनिज्म आगे बढ़ते जाएगा। तो इस रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने देखा कि जो R रेडिकल है ये बाकी के रेडिकल की तुलना में थोड़ा बहुत स्टेबल स्पीशीज है। R रेडिकल ये भी रेडिकल है, Cl रेडिकल भी है और H रेडिकल भी है यहाँ पे, लेकिन H रेडिकल Cl रेडिकल की तुलना में R रेडिकल का लाइफ स्पैन ज्यादा है, क्योंकि R रेडिकल क्या है, समवॉट स्टेबल है, कंपैरेटिवली स्टेबल है। इसलिए ये तैयार होते बराबर वैनिश हो जाएंगे, रिएक्ट हो जाएंगे, कंज्यूम हो जाएंगे, लेकिन R रेडिकल तैयार होने के बाद कुछ देर तक रिएक्शन मीडियम में रहेगा, रिएक्शन मिक्सचर में रहेगा, क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी क्या है, थोड़ी सी ज्यादा। तो हमारा ध्यान इस R रेडिकल की तरफ देख गया, तो हमने देखा कि R रेडिकल नहीं हमारा रिएक्टेंट है, नहीं हमारा प्रोडक्ट है, लेकिन वो तैयार हुआ है ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो ऐसे एडिशनल स्पीशीज को जो कंपैरेटिवली रिएक्टिव रहती है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट से, तो ऐसे एडिशनल स्पीशीज जो रिएक्टिव है
कंपैरेटिवली रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की तुलना में, और जो तैयार होते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन उन्हें हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट बोलते हैं या फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट भी बोला जाता है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट को रिएक्टिव इंटरमीडिएट भी बोला जाता है बिकॉज़ दे आर रिएक्टिव इन नेचर, बराबर। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट ऐसी स्पीशीज है, एडिशनल स्पीशीज है अदर देन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट व्हिच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, त्यांना आपण काय म्हणतो, रिएक्टिव इंटरमीडिएट और रिएक्शन इंटरमीडिएट भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम रिएक्शन इंटरमीडिएट को डिफाइन कर सकते हैं, द हाईली रिएक्टिव एडिशनल स्पीशीज अदर देन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिएक्शन इंटरमीडिएट, बराबर है। The highly reactive additional species other than a reactant and product formed during the progress of reaction are called as reaction intermediate. They are also called as the reactive intermediates because they are reactive in nature. अब reactive intermediate कौन रह सकता है? तो reactive intermediates may be cationic species या फिर anionic species या फिर क्या रहते हैं, फ्री रेडिकल्स। और आपको मालूम है कि कैटायनिक स्पीशीज अनस्टेबल रहेगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, आयनिक स्पीशीज आर रिएक्टिव बिकॉज़ प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज, एंड फ्री रेडिकल आर हाईली रिएक्टिव बिकॉज़ ऑफ प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड सम एक्स्ट्रा आयन। तो ये सारे रिएक्टिव स्पीशीज है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट में भी पॉजिटिवली चार्ज, में भी नेगेटिवली चार्ज और में भी न्यूट्रल फ्री रेडिकल। तो ऐसे स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिएक्शन इंटरमीडिएट हो। तो जैसे आपने SN1 मैकेनिज्म देखा है, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किया है। टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो CH3 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 C Br और इसको OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट करते हो तो अटैक पॉसिबल नहीं होता। आपने देखा है फ्रंट साइड में अटैक पॉसिबल नहीं, बैक साइड में अटैक पॉसिबल नहीं है। इसलिए पहले स्टेप में बॉन्ड ब्रेकिंग होगा पहले, और पहले स्टेप में अगर बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ तो क्या तैयार होता है, टर्शियरी ब्यूटिल कैटायन, बराबर। तो बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ स्टेप फर्स्ट स्टेप में पूरा मैकेनिज्म नहीं लिखूंगा आप यहां पे। तो टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का जब हमने अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किया था तो वहां पे OH नेगेटिव अटैक नहीं कर सकता, ना फ्रंट साइड से और ना ही बैक साइड से। इसलिए पहले क्या होगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगा, और बॉन्ड ब्रेकिंग होगा तो टर्शियरी ब्यूटिल कैटायन ब्रोमाइड आयन होगा। अब ये टर्शियरी ब्यूटिल कैटायन ना तो हमारा रिएक्टेंट है और ना ही हमारा प्रोडक्ट है, ये स्पीशीज है अदर देन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और ऐसे स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो हर एक रिएक्शन में आपको अलग-अलग रिएक्शन इंटरमीडिएट्स दिखाई देंगे। जनरली वो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती है या नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती है या फिर क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स। तो ऐसे स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट बोलते हैं। तो एक बार आप वापस से देख सकते हो डेफिनेशन, द हाईली रिएक्टिव एडिशनल स्पीशीज अदर देन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन आर कॉल्ड एज रिएक्शन इंटरमीडिएट। दे आर आल्सो कॉल्ड एज रिएक्टिव इंटरमीडिएट बिकॉज़ ऑफ देयर रिएक्टिव नेचर। रिएक्शन इंटरमीडिएट में भी पॉजिटिवली चार्ज cationic species, negatively charged that is anionic species, or they may be neutral but highly reactive species that is free radicals। अब जो मैकेनिज्म का नाम है वो हम रिएक्शन इंटरमीडिएट किस कैटेगरी का है इसके बेसिस पर रखते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हमारा इंटरमीडिएट इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हमारा इंटरमीडिएट न्यूक्लियोफिलिक है तो उस रिएक्शन का मैकेनिज्म का नाम क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अगर फ्री रेडिकल हमारा इंटरमीडिएट है तो मैकेनिज्म का नाम क्या होगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन या फिर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। So name of reaction mechanism is decided on the basis of nature of reaction intermediate, whether it is electrophilic, nucleophilic or free radical. Positively charged anionic species मतलब electrophile, negatively charged anionic species मतलब nucleophile, free radical का बताइए। So on the basis of nature of intermediate, reaction mechanisms are named, बराबर। अब रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में इतनी जानकारी मिल गई है, अब रिएक्शन इंटरमीडिएट के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट जो बच्चों है वो सिर्फ हमें मैकेनिज्म में देखने को मिलता है, ओवरऑल रिएक्शन में कभी देखने को नहीं मिलता। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर फाउंड इन मैकेनिज्म्स ओनली, दे आर नेवर फाउंड इन ओवरऑल रिएक्शन।
ऐसा क्यों भाई? क्योंकि ये रिएक्शन के प्रोग्रेस के दौरान तैयार होते हैं और उसी वक्त तो क्या होते हैं, रिएक्ट भी होते हैं। दे आर फॉर्म इन फर्स्ट स्टेप एंड गेट कंज्यूम इन सब्सिक्वेंट स्टेप। तो किसी एक स्टेप में तैयार होंगे तो दूसरे स्टेप में क्या होंगे, कंज्यूम होंगे। देखो पहले स्टेप में ये इंटरमीडिएट तैयार हुआ था तो दूसरे स्टेप में क्या होगा, कंज्यूम होगा। यहाँ पे हम इंटरमीडिएट आर्स रेडिकल को बोलते हैं क्योंकि उसका लाइफ स्पैन ज्यादा है। तो देखो एक स्टेप में आर्स रेडिकल तैयार हुआ तो दूसरे एक सब्सिक्वेंट स्टेप में आर्स रेडिकल क्या होगा, कंज्यूम होगा। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट never appears in overall reaction but they do appear in reaction mechanism. Why this so? Because they get formed in one step and get consumed in subsequent step. तो आर्स रेडिकल एक स्टेप में तैयार हुआ तो दूसरे स्टेप में क्या होगा, कंज्यूम होगा। इसलिए क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे जब हम इन सबको ऐड करेंगे। इसलिए रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर never formed in overall reaction but they can be seen only in mechanism. दूसरी बात है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट जो है हाईली अनस्टेबल, हमने डेफिनेशन में बताया हाईली अनस्टेबल। पहला पॉइंट हमने बताया रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में, अपीयरेंस mechanism of reaction. They are highly unstable. They are very short lifespan. और इसलिए वो रिएक्शन मिक्सचर में उनका कंसंट्रेशन क्या होगा, बहुत बहुत कम होगा। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आर हाईली अनस्टेबल, they possess very short lifespan and due to this they have very low concentrations. रिएक्शन मिक्सचर में इंटरमीडिएट का जो कंसंट्रेशन होगा वो बहुत बहुत लो होगा क्योंकि जैसे वो तैयार होते हैं रिएक्ट होने की वजह से तुरंत वो रिएक्ट हो जाते हैं, मतलब उनका लाइफ स्पैन ज्यादा नहीं रहता, इसलिए उनका कंसंट्रेशन भी ज्यादा नहीं रहेगा। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट appears only in mechanism, they never appear in overall reaction. They are highly unstable. हाईली अनस्टेबल का मतलब क्या है? कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट इतने स्टेबल है कि हम उनको सेपरेट भी कर सकते हैं। आप यही एग्जांपल ले लो, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट है बच्चों वो टर्शियरी ब्यूटिल कटायन है एंड टर्शियरी ब्यूटिल कटायन प्लस आ इफेक्ट की वजह से इतना ज्यादा स्टेबल है कि हम टर्शियरी ब्यूटिल कटायन को क्या कर सकते हैं, लिटरली सेपरेट भी कर सकते हैं। इतना ज्यादा स्टेबल, बराबर है। मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट हमेशा अनस्टेबल रहते हैं क्या? तो स्टेबिलिटी अनस्टेबिलिटी बच्चों रिलेटिव वर्ड है, किसी के साथ तुलना करके यूज किए गए हैं। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की तुलना में हमेशा क्या दिखाई देंगे, अनस्टेबल ही दिखाई देंगे। इस टाइम ने उनको क्या कहा, हाईली अनस्टेबल। लेकिन कोई कोई रिएक्टेंट इंटरमीडिएट इतने स्टेबल भी पाए जाते हैं कि वो हम सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया आपको टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकेटाइन का, तो स्टेबल है प्लस इफेक्ट की वजह से इतना स्टेबल है कि हम उसे आइसोलेट भी कर सकते हैं रिएक्शन मिक्सचर से। तो हमने उनको हाईली अनस्टेबल क्यों कहा? तो कंपैरिजन किया हमने रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के साथ। तो दे अपीयर्स इन मैकेनिज्म ओनली, दे आर हाईली अनस्टेबल एज कंपेयर्ड टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। मतलब एनर्जी कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट इंटरमीडिएट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। दे हैव very short lifespan because of highly unstable nature. वो फटाक से रिएक्ट हो जाएंगे, इसलिए उनका लाइफ स्पैन कम होगा और इसी कारण की वजह से उनका जो कंसंट्रेशन है बच्चों वो क्या रहेगा, बहुत ही कम रहेगा, बहुत ही कम रहेगा। अब हमने बता दिया कि वो बहुत ही ज्यादा फास्टली रिएक्ट होते हैं और बहुत ज्यादा फास्टली रिएक्ट होने की वजह से वो हमेशा फास्ट रिएक्शन में ही इन्वॉल्व होंगे, बराबर। तो तैयार होने वाले रिएक्शन स्लो फास्ट भी रह सकते हैं, लेकिन जब भी वो रिएक्ट होंगे तो क्या होगा, फास्टली रिएक्ट होंगे। इसलिए they never appear in red blood. So reaction intermediates are highly unstable, highly energetic species. They always react fastly. मतलब जब भी वो रिएक्ट होने जा रहे हैं वो रिएक्शन हमेशा फास्ट रहेगी और हमेशा फास्ट रहेगी तो जाहिर है कि वो स्टेप जिसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट एज अ रिएक्टेंट एक्ट हो रहा है, ऐसे स्टेप मैकेनिज्म की जिसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट एज अ रिएक्टेंट एक्ट हो रहा है, वो स्टेप कभी रेट डिटरमाइन नहीं कर सकती क्योंकि रिएक्शन इंटरमीडिएट मोस्ट ऑफ कॉमनली कैसे रिएक्ट होगा, फास्ट रिएक्ट होगा। इसलिए रिएक्शन इंटरमीडिएट नेवर अपीयर्स इन रेड जोन। इसी कारण की वजह से रिएक्शन इंटरमीडिएट को हम कभी भी रेड लॉ में लिखते नहीं। यहाँ तक समझ में आया?
तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे रिएक्शन इंटरमीडिएट के, बराबर। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है बच्चों रिएक्शन मैकेनिज्म के समझ में, रिएक्शन इंटरमीडिएट। इस तरह से हम रिएक्शन इंटरमीडिएट, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा कुछ यहाँ पे हमें काम में नहीं आता। इस पर सवाल भी बहुत कम पूछे गए बोर्ड में, लेकिन इस पर सवाल पूछे गए कौन से एग्जाम में, नीट में, IIT JEE में, तो कैसे सवाल पूछे गए वो भी हम लेंगे। तो एक थ्योरी पार्ट इतना था, इतना हमें मालूम होना चाहिए। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट की डेफिनेशन, द हाईली अनस्टेबल additional species other than reactant and product formed during the progress of reaction are called as reaction intermediates. They appear in a reaction mechanism only, they never appear in overall reaction. They are highly unstable, मतलब they are unstable than reactant and product. They have very short lifespan. Their concentration is very low, and they never appear in rate law, because whenever reaction intermediate reacts, it reacts fastly, and fast reaction never decides the rate of reaction. इसलिए ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट नेवर अपीयर इन रेट लॉ। लेकिन कुछ अबनॉर्मल रिएक्शन ऐसी है जिसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्ट जब हो रहा है तो ही स्टेप क्या होती है, स्लो होती है। तो एक एग्जांपल देखते हैं, हमें एक एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन। अब ओजोन का डिकम्पोजिशन कैसे होता है भाई, twice for 3 use a thrice for 2। तो ये डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन है और ये इसकी क्या है, ओवरऑल रिएक्शन है। इस रिएक्शन का अगर मैं मैकेनिज्म लिखूंगा तो इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मोस्ट प्रोबेबल पाथवे है। फिर स्टेप फर्स्ट में पहले एक ओजोन का मॉलिक्यूल अनस्टेबल होने की वजह से डिकम्पोज होता है O2 गैस में और नेसेंट ऑक्सीजन एटम में, वो भी गैस स्टेट में है। तो ओजोन का मॉलिक्यूल डिकम्पोज होगा O2 मॉलिक्यूल में और नेसेंट ऑक्सीजन में, एटॉमिक ऑक्सीजन में। ये हो गई स्टेप फर्स्ट, और ये स्टेप फर्स्ट क्या है बच्चों, फास्ट, बराबर है। स्टेप सेकंड, अब स्टेप सेकंड में क्या होगा, ये जो नेसेंट ऑक्सीजन तैयार हुआ है पहले स्टेप में, ये ओजोन के दूसरे मॉलिक्यूल पर क्या करेगा, अटैक करेगा। The nascent oxygen which is formed in first step readily attacks on another molecule of ozone, and what will we get, to Y2, बराबर। तो ये nascent oxygen O3 मॉलिक्यूल और डिकम्पोज होगा O2 में और nascent ऑक्सीजन में, यहाँ का nascent ऑक्सीजन और nascent ऑक्सीजन क्या होंगे, कंबाइन होकर O2 गैस तैयार होंगे। तो how many O2 गैस मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। तो ये मैकेनिज्म है किसका, ओजोन के डिकम्पोजिशन का, और ये जनरली क्या है, स्लो स्टेज, बराबर। अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्ट होता है तो कंपैरेटिवली वो क्या होती है, रिएक्शन फास्ट होती है, और वो फास्ट होती है तो उसने रेट लॉ में अपीयर नहीं होना चाहिए। तो ये रिएक्शन देखो, इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट है, एटॉमिक ऑक्सीजन है, और ये रिएक्शन फास्ट होनी चाहिए थी, लेकिन O3 के डिकम्पोजिशन के तुलना में ये जो अटैक ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन ऑन O3 है वो कंपैरेटिवली क्या स्लो है। मतलब ये दोनों रिएक्शन बहुत भयानक फास्ट है, लेकिन दोनों में कंपैरिजन करनी है, ये फास्ट है और ये कंपैरेटिवली क्या स्लो है। अगर इन दोनों में से ये स्लो है तो ये क्या करेगी, रेट डिटरमाइन करेगी। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको कहा था कि रावण है और कुंभकर्ण है, दोनों राक्षस है, दोनों में से अच्छा आप बोलेंगे सर दोनों ही तो राक्षस है, और दोनों राक्षस है तो फिर दोनों ही बुरे हैं, क्योंकि राक्षस बुरे होते हैं, ऐसे हमें बचपन से बताया गया। हिरण्याक्ष है, हिरण्यकश्यप हुए, दोनों भाई थे, दोनों राक्षस थे और बहुत तकलीफ देते थे लोगों को। अब इन दोनों में से अच्छा कौन है, तो आप बोलेंगे सर सवाल ही गलत है, क्योंकि दोनों ही तो बुरे हैं, दोनों ही तो राक्षस है। लेकिन त्यातल्या त्यात आपल्याला जर कंपॅरिझन करायची झाली तर मग काय करायचं, अगर 10 खून करने वाला और 9 खून करने वाला दो लोग हैं हमारे सामने, दोनों ही कमीने हैं मालूम है, दोनों ही गुनहगार है हमें मालूम है, लेकिन दोनों में से अच्छा कौन है, तो हम क्या कहेंगे कि जिसने कम खून किए वो थोड़ा सा अच्छा होगा, जिसने ज्यादा खून किए वो क्या होगा, बुरा होगा। तो ये दोनों रिएक्शन फास्ट ही है बच्चों, दोनों रिएक्शन फास्ट ही है। ये 100 की स्पीड से हो रही है, ये 99 की स्पीड से हो रही है, समझो ऐसा एग्जांपल, ये 100 की स्पीड से हो रही है तो ये 99 की स्पीड से हो रही है, दोनों फास्ट है। लेकिन इन दोनों के बीच में कंपैरिजन की जाए, ये 100 वाली फास्ट दिखेगी और 99 वाली कंपैरेटिवली स्लो है।
तो इसलिए इस रिएक्शन की तुलना में ये कंपैरेटिवली क्या दिखाई देती है, स्लो दिखाई देती है। इसलिए अब दोनों के बीच में यही स्लो रिएक्शन है, तो यही रेट डिटरमाइन करेगा। अब ये ऐसी रिएक्शन है, अबनॉर्मल रिएक्शन है जिसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्टेंट है और वो रिएक्शन क्या है, स्लो है। ज्यादातर वक्त रिएक्शन इंटरमीडिएट अनस्टेबल होने की वजह से वो फास्टली रिएक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पे वो रिएक्शन क्या है, स्लो है। यहाँ पे रिएक्शन स्लो दिखाई देती है एज कंपेयर टू फर्स्ट, इसलिए रेट डिटरमाइनिंग स्लो। अब मैंने मैकेनिज्म लिख दिया, अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे ये रिएक्शन मिलेगी। देखो O3 रिएक्टेंट साइड पे कितने होती है, 2। इधर है नेसेंट ऑक्सीजन है, इधर है नेसेंट ऑक्सीजन है, ये क्या होगा, कैंसर। और कितने ऑक्सीजन दिखाई देंगे, 5 ऑक्सीजन। तो रिजल्टेंट रिएक्शन हमें मिलती है, बराबर। अब इसका रेट लॉ लिखना है, तो रेट लॉ कैसे निकालेंगे, कैसे लिखेंगे हम? तो आपको मैंने कल बताया था कि रेट लॉ ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन कैन बी डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स रिएक्शन, बराबर। तो एलिमेंट्री रिएक्शन है, उसका रेट लॉ निकालने के लिए हमें कोई एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन लगा के भी उस एलिमेंट्री रिएक्शन का रेट लॉ निकाल सकते हैं। अब ये है ओवरऑल रिएक्शन और ये है एलिमेंट्री रिएक्शन, स्टेप फर्स्ट और सेकंड भी क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन। दोनों मैकेनिज्म में जितनी भी स्टेप्स होती है, ईच स्टेप इज द एग्जांपल ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन। ये भी एलिमेंट्री और एलिमेंट्री रिएक्शन है ये, तो फिर इसका रेट लॉ निकालने के लिए, लिखने के लिए मुझे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना पड़ेगा। मैं थ्योरेटिकली उसका रेट लॉ लिख सकता हूं जस्ट बाय अप्लाइंग द लॉ ऑफ मास। आपको मैंने बताया था कि एलिमेंट्री रिएक्शन का रेट लॉ निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं, थ्योरेटिकली निकाल सकते। दूसरी बात बताई थी मैंने कि एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर हमेशा क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। अब देखो कैसे, अब ये देखो, ये स्लोएस्ट स्टेप है रिएक्शन मैकेनिज्म की, कितनी स्पीशीज इन्वॉल्व हुई है, तो मतलब ये क्या है, बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन। 2 स्पीशीज आर इन्वॉल्व, 2 स्पीशीज आर इन्वॉल्व, देयरफॉर मॉलिक्यूलरिटी इसकी क्या है, 2। अब हम उसका रेट लॉ लिखेंगे। रेट लॉ कैसे फॉर्मेट लिखेंगे, R = K into concentration of O3 into concentration of nascent oxygen, बराबर। यहाँ पे O3 की पावर भी बनाएंगे और O की पावर भी बनाएंगे, क्योंकि एलिमेंट्री रिएक्शन का जब रेट लॉ लिखते हैं तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की कंसंट्रेशन टर्म की क्या होते हैं, पावर होते हैं। O3 की भी पावर 1 है और O की भी पावर 1 है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन की ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी क्या है, सेम है और कितनी है, 2 है। तो ये सिर्फ संयोग है, बराबर। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो R = K into O3 to the power 1 into O to the power 1। लेकिन अब भी हमने देखा है कि रिएक्शन इंटरमीडिएट नेवर अपीयर्स इन रेट लॉ, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन को हम रहने नहीं देंगे, इसको हमें तुरंत यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। As reaction intermediates are highly unstable, they never appear in a rate law। लेकिन यहाँ पे reaction intermediate rate law में appear हुआ है, अब क्या करेंगे? reaction intermediate rate law में चलता नहीं है और यहाँ पे वो आ गया, अब क्या करेंगे? तब इसकी वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी? सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, तब जाके हमें फिर आइडियल रेट लॉ मिलेगा। तो देखिए बच्चों, मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में जब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्शन करता है, जब रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्ट होता है तो आरडीएस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। एक खाली एब्नॉर्मल केस ऐसी होती है जिसमें स्लो स्टेप में रिएक्शन इंटरमीडिएट एज अ रिएक्टेंट काम करता है, इसलिए ऐसे एब्नॉर्मल एग्जांपल बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो फास्टली रिएक्ट होते हैं, इसलिए इन मोस्ट ऑफ द केसेस रिएक्शन इंटरमीडिएट जब रिएक्ट होते हैं तो फास्ट रिएक्शन होंगी। लेकिन ऐसे कुछ एग्जांपल है जिसमें रिएक्टिव इंटरमीडिएट रिएक्ट हो रहे हैं लेकिन वो स्टेप क्या स्लो है, तो बहुत ही गिने चुने एग्जांपल है, ज्यादा मिलेंगे नहीं। तो ये उसमें का एक एग्जांपल है। तो यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट रिएक्ट हो रहा है लेकिन ये स्टेप क्या स्लो है, इसलिए हमने रेट लॉ में यहाँ पे रिएक्शन इंटरमीडिएट को लिखा लेकिन उसे रख नहीं सकते वहां पे अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो जब भी कभी रेट लॉ में रिएक्शन इंटरमीडिएट आएगा बच्चों, जब भी कभी रेट लॉ में रिएक्शन इंटरमीडिएट आएगा तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा, वहां से तुरंत निकालना पड़ेगा, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। अब हम रिएक्शन इंटरमीडिएट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपको वो स्टेप देखनी है जिसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट तैयार हो रहा है। देखिए, अगर रेट लॉ में रिएक्शन इंटरमीडिएट अपीयर हुआ है तो उसे वहां पे रहने नहीं देना है, उसकी वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी ही होगी। उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कैसे करेंगे?
तो उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमें सबसे पहले वो स्टेप देखनी पड़ेगी जिसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट तैयार हो रहा है। तो देखो रिएक्शन इंटरमीडिएट नेशनल ऑक्सीजन है, तो कहां तैयार हो रहा है? स्टेप फर्स्ट में यहां पे वो तैयार हो। तो ऐसे स्टेप ढूंढो रिएक्शन मैकेनिज्म की जिसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट तैयार हो रहा है। और क्या करना है? वो चाहे कितने भी फास्ट हो, कुछ भी हो, उसे रिवर्सिबल समझ लेना। रिएक्शन इंटरमीडिएट जिस स्टेप में तैयार हो रहा है उस स्टेप ढूंढो और उस स्टेप कितनी भी फास्ट रहने दो, उससे आपने क्या समझना है? रिवर्सिबल समझना है। और अगर उसे आप रिवर्सिबल समझते हैं तो लॉ ऑफ मास एक्शन लगा सकते हैं। जिस स्टेप में रिएक्शन इंटरमीडिएट तैयार हुआ है उसे ढूंढो, उसे रिवर्सिबल समझो और रिवर्सिबल समझने के बाद उसे लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करो और लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये लॉ ऑफ मास एक्शन का दूसरा स्टेटमेंट है, ये भी एक लॉ ऑफ मास एक्शन का स्टेटमेंट है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज़ टू द पावर ऑफ द स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये भी लॉ ऑफ मास एक्शन का एक स्टेटमेंट है। ये दूसरा स्टेटमेंट है इक्विलिब्रियम के लिए। लॉ ऑफ मास एक्शन स्टेट्स दैट एट इक्विलिब्रियम द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो देखिए कोई भी स्टेप है फास्ट है तो भी हमने उसे रिवर्सिबल समझा है और रिवर्सिबल समझ के उसे लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दिया। तो लॉ ऑफ मास एक्शन लगाने के बाद हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलेगा और क्या है उसका फार्मूला? कंसंट्रेशन ऑफ O2 to the power 1 into concentration of nascent oxygen to the power 1 upon concentration of O3 to the power 1. So law of mass action states that at equilibrium the ratio of product of molar concentration of product to the product of molar concentration of reactant is always a constant and that constant is called as equilibrium constant. तो मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन लगा दिया उस स्टेप को जिसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट तैयार हो। अब यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन क्या होगा? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 बराबर। नेसेंट ऑक्सीजन की मुझे वैल्यू मिल गई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2। इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ बच्चों? equilibrium constant into concentration of O3 into concentration of O2 to the power minus 1। और ये नेसेंट ऑक्सीजन की वैल्यू हम क्या करेंगे? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे बराबर। तो इस तरह से हमें रिएक्शन इंटरमीडिएट की वैल्यू मिल गई और वो वैल्यू मिल गई तो हम उसे क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने रेट लॉ में। तो यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या मिलेगा? रेट कांस्टेंट के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3। अब नेसेंट ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या आई है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O3 टू द पावर 1 इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 टू द पावर -1 बराबर। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये दो कांस्टेंट का प्रोडक्ट क्या हो रहा है? न्यू कांस्टेंट होगा। लेट इट बी केटेड O3 into O3 क्या होगा? O3 to the power 2 होगा and O2 to the power -1। This will be the correct rate law for decomposition of ozone बराबर है। तो what is the rate law for decomposition of ozone? तो आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए R is equal to K dash into O3 to the power 2 into O2 to the power -1। अब ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है with respect to O3 and -1 की ऑर्डर है with respect to O2। What will be the overall order? इन दोनों की सम करनी पड़ेगी चाहिए। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या मिलेगी बच्चों हमें? ओवरऑल ऑर्डर मिलेगी 1 ऑर्डर with respect to O3 मिलेगा कितना? 2 and ऑर्डर with respect to O2 मिलेगा कितना? -1 बराबर है। तो इस तरह से आपको एक स्टेटमेंट बनाना है। तो इस तरह से हम जब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट रेट लॉ में इन्वॉल्व होता है तो उसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आपको याद रखना है जिस स्टेप में रिएक्शन इंटरमीडिएट तैयार होता है उसे रिवर्सिबल समझो, रिवर्सिबल समझ के लॉ ऑफ मास एक्शन लगाओ, लॉ ऑफ मास एक्शन लगा के उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पे रेट लॉ में सब्स्टिट्यूट करो, आपको आपका आइडियल रेट लॉ मिल जाएगा। तो डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन के लिए आइडियल रेट लॉ क्या है? K into O3 to the power 2 into O2 to the power -1। तो जाहिर है कि यहाँ पे जैसे जैसे O2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? कम होगा। ये नेगेटिव कैटेलिस्ट जैसा काम करेगा। ठीक है, तो आज के दिन बच्चों यहीं पे हम रुक जाते हैं। थैंक यू।